आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 108 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 109 मुलाहिज़ा फरमाएं। लंदन के अमन पसंद शहरियों में उन बेदर बेखूनरेज़ियों पर खौफ व हरास की एक लहर तोड़ जाएगी। हर शख्स अपने साज से भड़कने लगेगा और किसी मशकूक अजनबी को शहर में कहीं भी आसानी से नजरअंदाज न किया जा सकेगा। मैं जिस हालत में ऐवान होटल पहुंचा था उसकी वजह से बादियों नजर में ही मशकूक नजर आता था। आम हालात में रकम के लालच में मुश्तबा अफराद को कमरे किराए पर दे देना और बात थी, लेकिन अखबारात में शहर के वाकयात बढ़ने के बाद मुझ जैसे मशकूक को नजरअंदाज करना होटल वालों के लिए आसान नहीं था। वीरा का ख्याल था कि उन लोगों के बाखबर होने तक अगर हम होटल ही में रुके रहते तो वो पुलिस को मुतल्ला करके हमें होटल ही से गिरफ्तार करवा सकते थे। उस एतबार से आफियत की राह बस एक ही थी कि ऐवान होटल में अखबारात पहुंचने से पहले हम होटल छोड़ देते। अगर बाद में अखबारात पढ़कर होटल के मालिकान को हमारा ख्याल भी आता तो हमारे मौजूद न होने की बिना पर वो होटल के नाम नेहाद नेक नामी और पुलिस की कड़वी बाजपुरस से बचने के लिए खामोशी इख्तियार कर वो होटल के नाम नेहाद नेक नामी और पुलिस की कड़ी बाजपुरस से बचने के लिए खामोशी इख्तियार किए रहते। पुलिस को होटल मदऊ करके वो लोग अपना सारा अगला पिछला रिकॉर्ड सुराग रसानों के सामने रखने पर मजबूर हो जाते और इंदराजात की बेकायदगियों की बिना पर उनका लाइसेंस मनसूख होने के इम्कानात पैदा हो जाते। उस मामले में होटल वालों की बेपरवाही का यह आलम था कि उन्होंने न सिर्फ टैक्सी ड्राइवर के बताए हुए मफरूजा नाम किसी तस्दीक के बगैर तस्लीम कर लिए थे, बल्कि रजिस्टर में भी उसी से दस्तखत करवा लिए थे। नहा धोकर ठीक 6 बजे हमने होटल का कमरा छोड़ दिया। पट्टियों में लिपटे हुए जख्मी हाथ को छुपाने के लिए मैंने अपना बायां हाथ पतलून की जेब में डाल लिया और कमीज साफ होने के बाद मेरी पेशानी के उभार भी अपनी अहमियत खो बैठे थे। हम नीचे उतरे तो दफ्तर में एक तरफ पड़े हुए सोफे पर एक दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की दुनिया और माफिया से बेखबर सो रही थी। हम ड्राइवर के जरिए किराया पेशगी अदा कर चुके थे। होटल से मुस्तार ली हुई स्त्री ऊपर कमरे में मौजूद थी, जबकि किराए की रसीद से हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा मैंने उस लड़की की नींद खराब करने के बजाय वीरा को खामोशी से निकल जाने का मशवरा दिया और ओमानी के अंदाज में मुस्कुरा दी। 6 कॉर्नर के ये होटल अयाशियों के अड्डे हैं। इंतजामिया से इजाजत लिए बगैर कोई मेहमान जिनसे मुखालिफ के किसी मुलाकाती को अपने कमरे में नहीं ले जा सकता और सुबह 3-4 बजे के बाद निकासी के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। जाकर देख लो, दरवाजा मुकफ्फिल ना हुआ तो उसकी नींद खराब किए बगैर निकल चलेंगे। मैंने दरवाजे के हैंडल पर तबाजमाई की और लंदन की उस कलंड्रिया मिर्जादी के तजुर्बात का कायल हो गया। वो न जाने कब और किसके साथ उधर आई थी जो उन होटलों के बारे में इतनी बाखबर थी। वीरा के छेड़ने पर सोई हुई लड़की ने एक बार भरपूर अंगड़ाई ली और मैं बुखलाकर अच्छी सिगरेट एश ट्रे में मसल कर नई सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। सुबह बखैर। चंद सालों बाद उस लड़की की मासूमाना आवाज सुनाई थी, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ तुम्हारी? हम 3 नंबर कमरे में मुकीम थे, अब वापस जाना चाहते हैं। वीरा ने कहा, ओह रात तुम दोनों ही आए थे? वो सोफे से उठकर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। बैठो बैठो, मैं अभी बिल तैयार किए देती हूँ। बिल शायद रात अदा कर दिया गया था, हमें रसीद की जरूरत नहीं। ओह नो, उसने बड़ी अदा से गर्दन झटक कर कहा, रसीद के बगैर हम ग्राहकों से एक पैसा भी वसूल नहीं करते। इस बारे में तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। ये कहते हुए उसने हमारी पुश्त पर लगे हुए एक दीवार गिर नोटिस की तरफ इशारा किया जिस पर ग्राहकों के लिए हर अदायगी की रसीद वसूल करने का मशवरा दर्ज था। किराया 28 पाउंड, उसने ऊंची आवाज में कहते हुए बिल पर इंदराज किया। मगर यहाँ तो डबल रूम माशावर किराया 20 पाउंड दर्ज है। मैंने उसके बताए हुए नोटिस के बराबर में लिखे हुए नर्खनामे की तरफ इशारा करते हुए कहा, 3 नंबर में सिर्फ शावर नहीं, प्राइवेट वॉशरूम और बाथरूम भी मौजूद है। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज की, उसी मासूमाना लहजे में कहा और अपनी दानिश में उस मौजू को खत्म करते हुए बोली, और स्त्री के 2 पाउंड हुए, वो ऊपर ही है ना? हाँ, कमरे में पड़ी है। वीरा ने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए नरमी से कहा, स्त्री इस्तेमाल की थी? लड़की ने कलम रोक कर सवाल किया। वीरा से इस बात में जवाब मिलते ही बिजली के भी नर्क उसने दर्ज कर दिए। वॉशरूम भी 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ था। मैंने संजीदा रहने की कोशिश करते हुए उसे याद दिला, वो किराए में शामिल है। उसने खलीकाना मुस्कुराहट के साथ बिल फाड़ कर वीरा की तरफ बढ़ा दिया। बिल की रकम वसूल करके उसने मेज की दराज से चाबी निकाली और नंगे पांव नकासी के रास्ते की तरफ चलती। दरवाजा खोलकर उसने दिलफरेब अंदाज में हमें अलविदा कहा और उससे पहले कि उसे अदायगी की कोई और मद याद आती, हम दोनों फुर्ती के साथ खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। ये तो खुली हुई तांदली है। कोहरालूद फिजा में चंद कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने एहतजाज अमेज लहजे में कहा, तांदली नहीं है, तुम्हारी मजबूरी की कीमत है जो वसूल की गई। वीरा हंसते हुए बोली, मैंने तो रात ही तुम्हें बता दिया था कि सुबह दोबारा बिल की अदायगी का मुतालबा होगा। यानी वो खबीस 28 पाउंड साफ ले उड़ा। तो उसने लड़की को भी उसका हिस्सा दिया होगा, वरना रात को वो दफ्तर से गायब न होती। इसी बात पर तो मेरा भी माथा ठिनका था और फिर भी तुमने ड्राइवर को निकल जाने दिया। ये ना भूलो कि सिर्फ 28 पाउंड खर्च करके तुम बहुत सी दुश्वारियों से बच गए।
रवादारी इसी को कहते हैं। दूसरों की हरकतों पर ना जाओ, बस ये ख्याल रखो कि तुम अपनी मजबूरियों की कितनी कीमत अदा कर सकते हो। मैं ड्राइवर को फोन पर मुलामत तो जरूर करूंगा। मैं उस तरह अल्लाह बेवकूफ बना जाने पर चलाया हुआ था, मगर वीरा ने जल्दी मुझे ठंडा कर दिया। जब ड्राइवर की नीयत शुरू हुई से खराब थी तो उसने ना अपना नाम दुरुस्त बताया होगा और ना ही फोन नंबर सही रहा होगा। टैक्सी का नंबर नोट करने की हम में से किसी ने जरूरत नहीं समझी। सुबह की खनक हवाओं से लुत्फानंदोज होते हुए हम रोड की ट्यूब स्टेशन पर पहुंचे, जो अपने साख के एतबार से लंदन का कदीम तरीन ट्यूब स्टेशन नजर आ रहा था। हम टिकट घर की खिड़की से फारिग हुए तो वहां कहीं भी दूसरे जदीद ट्यूब स्टेशनों की तरह नशीबे जीने थे, न कुशादा फिजा, अलबत्ता लोहे के जंगलों वाले कमरे नुमा एक जो है कि लिफ्ट मुसाफिरों को नीचे से जाने के लिए तैयार थी। उस लिफ्ट के दोनों तरफ फिसलने वाले आहनी जंगले थे। एक तरफ से मुसाफिर दाखिल होकर पिछली समत में सिमटते जा रहे थे। 18वीं सदी के किसी शाही कैद खाने से मुशाबा उस लिफ्ट में जब मुसाफिरों का एक जमे गफीर जमा हो गया तो लंदन ट्रांसपोर्ट के बावर्दी मुलाजिम ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट एक हल्के से झटके के साथ नीचे उतरने लगी। आनी जंगलों के दरमियान से नजर आने वाली संगलास दीवारें देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे हम किसी अंधे कुएं में उतरते जा रहे हैं। सुस्त रफ्तारी के साथ एक तवील अमूदी फासला तय करने के बाद लिफ्ट थम गई। दूसरी तरफ का दरवाजा सरकाया गया और कितार बंद मुसाफिरों के साथ बाहर निकलकर हम दोनों भी अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गए। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? ट्यूब स्टेशन की एक गोशे में ट्रेन का इंतजार करते हुए मैंने वीरा से उर्दू में सवाल किया। फिलहाल तो तुम्हें किंग्स क्रॉस तक पहुंचाने जा रही हूँ, उसके बाद सबसे पहले कोई ऐसा ठिकाना तलाश करूंगी जहां हम तीनों आजादी के साथ रह सकें। होटल में रहकर हम ज्यादा दिन तक अपनी गर्दनें न बचा सकेंगे। रात के वाकयात के बाद पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान मारेगी। आखिर तुम पहले कहाँ रहती हो? मैंने चौंक कर वो सवाल किया जो मुझे असूलन पहले कर लेना चाहिए था। फेज के इलाके में मेरा 3 कमरों का जाती फ्लैट है जहाँ जिंदगी की सारी आसाइशें मौजूद है, लेकिन मैं उधर का रुख नहीं कर सकती क्योंकि वो फ्लैट शीख के बतेरे लोगों के इल्म में है। वो गहरा सांस लेकर बोली, आखिर तुम इन लोगों से कब तक चुपती फिरोगी? अब तो दाऊद भी रास्ते से हटा दिया गया है, उसके बाद तुम अपनी कोई हैसियत बहाल कराने की कोशिश कर सकती हो। सच्ची बात तो यह है कि मुझे अभी तक यही मालूम नहीं कि फिल वक्त तंजीम में मेरी क्या हैसियत है। मैंने वाकई कुछ खोया भी है या महज सायों से डर कर भागती फिर रही हूँ। इतनी खुली महाजराई के बाद भी अगर तुम्हारी बेयकीनी का यह आलम है तो मुझे हैरत है। महाजराई दाऊद से थी, दोस्तों फौरन मेरी तस्दीक की। ये न भूलो कि दाऊद और शीत 2 अलग अलग इकाइयां हैं। दाऊद को ऊपर से तुम्हारे मामले में जो छूट और रायतें मिली वो उसकी आड़ में मुझे भी नीचा दिखाता जा रहा था। तंजीम ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया होता तो दाऊद मुझे कब का राह से हटा चुका होता। फिर ये गुत्ती कैसे सुलझाओगी? दाऊद की चीरा दस्तियों की वजह से मैं सबसे कट कर रह गई हूँ। अब कोई ठिकाना तलाश करके सबसे पहले जानलेवा से राब्ता कायम करूंगी ताकि मौजूदा सूरत हाल वाज़ेह हो सके। ये जान कौन है? मैंने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। बस इंग्लैंड का A2 समझ लो। अमलन सारे मामलात का जिम्मेदार है और उसके ऊपर 3 बड़ों का एक बोर्ड है जो जान के लिए पॉलिसियां फजा करता है। यहाँ जान सिर्फ बोर्ड का जवाबदेह है और मेरे लिए क्या तजवीज़ है? तुम हतुल इम्कान होटल के कमरे में ही महतूत रहो, लेकिन इस तरह भी नहीं कि होटल के अमले को शक हो जाए। इस वक्त तुम्हें 2 तरफ से बदतरीन खतरात का सामना है। शी और मकामी हुकाम, शी वाले तुम्हारी घात में हैं और मकामी हुकाम को अपने मुजरिम या मुजरिमों की तलाश है। दूर से पटड़ियों पर बरकी ट्रेन के आहनी पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई थी और प्लेटफार्म पर मौजूद मुसाफिर सिरे पर जमा होने लगे। ट्रेन के रुकते ही उसके खुदकार दरवाजे खुले और मुसाफिरों के उतरने के बाद नई खेप के सवार होती ट्रेन हजकोले लेती हुई ख्वाबनाक आवाजों के साथ तेजी से आगे रवाना होगी। मेरे जहन में गुजरी हुई रात के वाकयात फिर से ताज़ा होने लगे। आखिरी बार हम शिकस्त से बाल बाल बचे थे। उस कामयाबी में बेहोश करने वाली कीमियावी गैस की गेंदों ने अहम किरदार अदा किया था जो उस वक्त वीरा के वेंटी बैग में पड़ी हुई थी। मेरा ख्याल था कि वो शोभदा मेरे लिए कहीं भी कारआमद साबित हो सकता था। तुम्हारे बैग में 2 गेंदों के साथ एक बेआवाज पिस्तौल भी मौजूद है। अगर चीजें मेरी तहवील में हों तो किसी बुरी घड़ी में काम आ सकती हैं। मैंने कुर्बो जवार में मौजूद मुसाफिरों का जायजा लेकर उर्दू में आहिस्ता से कहा, यहाँ मैं बैग खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकती। तुम देख रहे हो कि ट्यूब की खिड़कियों के सारे शीशे इस वक्त आईना बने हुए हैं। कुछ पता नहीं कि कौन कहाँ बैठा शीशे में हमको दिख रहा हो। मैं दिल ही दिल में उसके मुशाहिदे की दाद दिए बगैर न रह सका। उस वक्त ट्रेन एक तारीख जेर जमीन रास्ते से गुजर रही थी और अंदर कंपार्टमेंट में रोशनियां जली होने की वजह से खिड़कियों की शफाफ शीशों में हर तरफ मुख्तलिफ सावियों से मुसाफिरों के अक्स नजर आ रहे थे और ऐसी सूरत में कोई भी मुश्तबा हरकत खतरनाक हो सकती थी। फिर एक शीशे ही में मुझे एक मुसाफिर के हाथों में दबा हुआ एक रोजनामे का पहला सफा नजर आया जिसमें जली सुर्खी के वाक़े से मुतल्लिक था और मैंने किंग्स क्रॉस पर स्टॉल। फिर एक शीशे में मुझे एक मुसाफिर के हाथों में दबा हुआ एक रोजनामा का पहला सफा नजर आया जिसमें जली सुर्खी सरे के वाक़े से मुतल्लिक थी और मैंने किंग क्रॉस पर स्टॉल से अखबार लेने का फैसला कर लिया। किंग क्रॉस ट्यूब स्टेशन पर वीरा ने गैस की गेंदें मेरे हवाले कर दी, लेकिन पिस्तौल के लिए मेरे लिबास में कहीं गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा मैं गेंदों पर इक्तिफा करके वहां से रवाना हो गया। स्टेशन की जेर जमीन इमारत से बाहर आकर मैंने एक स्टॉल से सुबह के 2-3 अखबार खरीदे
जिनके पहले सफेद शहर में होने वाली खूनरेजी की खबरों से भरे हुए थे। उस दौरान में मेरा बायां हाथ मुस्तकिल तौर पर पतलून की जेब में था, लिहाजा मैंने रकम अदा करके अखबारात बकल में तपाए और स्टेशन की इमारत से खुली फिजा में निकलकर सड़क अबूर करते हुए अपने होटल की तरफ हो लिया। होटल पहुंचकर मैंने अपने कमरे में जाने के बजाय सुल्तान शाह के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खुलने पर उसकी वर्म आलूद और बेख्वाब आंखें देखकर हैरान रह गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख हो रही थी और लोगों में सुलगती हुई सिगरेट दबी हुई थी। तंबाकू नोशी कब से शुरू कर दी तुमने? मैंने उसके कमरे में दाखिल होते हुए अपने दीदों की गर्दिश देकर सवाल किया। कुछ देर और ना आते तो शायद शराब पी रहा होता, वो खुशीले लहज़े में बोला। मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना जलील और बेबस महसूस नहीं किया जितना आज रात महसूस कर रहा था। मजबूरी थी बरखुरदार। मैंने जेब से हाथ निकाल कर थके हुए अंदाज में कुर्सी पर गिरते हुए कहा, सितारे ही अच्छे थे जो मैं जिंदा बच गया, वरना इस वक्त तुम मुर्दा खाने में मेरी शनाख्त कर रहे होते। मर जाते तो गिला ना होता। उसने मेरी तरफ मुड़े बगैर बेरहमाना लहजे में कहा, बच गए थे तो कम अज कम फोन ही कर देते कि आज रात होटल वापस ना आ सकोगे। खून में लथड़े हुए कपड़ों के साथ मैं किसी का सामना नहीं कर सकता था। फोन करना तो बहुत बड़ी बात थी। तुम्हें क्या मालूम कि मैं किन खतरात और किन हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसे गुस्से में सिगरेट कालीन पर फेंक कर चप्पल से मसलती। मुझे अंदाजा था तुम खतरात में गिरे हुए थे। तुम्हें वीरा के साथ छोड़कर मैंने एक फाश गलती की थी, लेकिन होटल में आने के बाद मैं बेबस होकर रह गया था। ना तुम्हारा सुराग लगता था, न अपनी जहालत की वजह से किसी से बात करने के काबिल था। मैंने सारी रात कमरे में टहल कर गुजारी। अगर तुम चाहते तो वीरा ही से मुझे फोन करवा सकते थे, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह समझने लगा हूँ। उसकी रफाकत ने तुम्हारे ज़हन से मेरा ख्याल भी महव कर दिया होगा। चाहे जो दुरुस्त ही कह रहा था। मैंने दिल ही दिल में नदामत महसूस की, लेकिन जुबान से उसके लगाए हुए इल्जामात को तस्लीम कर लेना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उठकर उसे अपने दाहिने हाथ से झंझोड़ कर रख दिया। क्या उल फुल पकड़े हो तुम? मैं इसके साथ गुलछड़े नहीं उड़ा रहा था। आखिर तुमसे किसने कहा कि रात भर मेरी वापसी का इंतजार करो? पढ़कर सो जाते आराम से। मुझ पर एहसान किस बात का जता रहे हो? वो मेरी तरफ पलटा तो उसकी आंखें नमनाक थी। तुम्हें अपने रूबरू जिंदा देखकर शायद मेरा दिमाग उलट गया है, उसने वफूरे जज्बात से भराई हुई आवाज में कहा। वरना रात मुझे यकीन हो गया था कि तुम कहीं किसी मार्के में काम आ गए हो। मैंने बेख्तियार उसे अपने सीने से लगाकर भेज दिया और धीमी आवाज में बोला, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ सुल्तान शाह। तुमसे अलग होने के बाद भी 2 और हरीफों को मौत की नींद सुलाया। अखबार पढ़ोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मेरी रात किस तरह ठोकरें खाते गुजरी है। उसे अपनी झूठी पारसाई और संगलास मर्दानगी का यकीन दिलाने के लिए मैंने दानिस्ता वीरा के साथ ऐवान होटल में कयाम का तस्करा गोल कर दिया। हकीकत ये थी कि ऐवान होटल से उसे इतला न देकर मैंने उसके साथ जुल्म किया था और मेरा दिल उस गलती पर मुसलसल मुझे मुलामत कर रहा था। ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ है? मुझे अलग होते हुए उसकी निगाह मेरे हाथ पर बंधी हुई पट्टियों पर पड़ी तो मुस्तरिब हो गया। हथेली और उंगलियों पर जख्म आए हैं, मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा और वह शर्मिंदा होकर अपनी तलखी पर मुआवजत करने लगा। कसूर उसका भी नहीं था। हम दोनों ने अपने वतन में और वतन से बाहर जिस अंदाज में एक दूसरे का साथ दिया था, उसके बिना पर उसने मेरी जात से बहुत सी तौक़ात वाबस्ता कर ली थी। अब ये मेरी बदकिस्मती थी कि उससे रात में वीरा की जात का सहारा मिलने पर उसे बिल्कुल ही फरामोश कर बैठा था। मेरी कहानी उसके लिए बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुई, मगर आखिर में मैंने ऐवान होटल का जिक्र गोल करके उसे यही बताया कि रात गए मुझे वीरा लेकर अपने शनासा के घर पहुंची, जहाँ फोन नहीं था। वहां खून के दाग धोकर कमीज सुखाते ही हम रवाना हो गए थे। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे बताया कि अखबार देखे बगैर मैं मजीद कोई बात न कर सकूंगा। लिहाजा एक अखबार उसने लिया और रोजनामा सुनकर मुताले में मसरूफ हो गया, जिसका पहला सफर लंदन और सरह में कत्ल और गारतगिरी की कहानियों से भरा हुआ था। जो कुछ मेरे और वीरा के हाथों सरजद हुआ तो अखबार में मनवान मौजूद था और नामानिगार ने गुजरी हुई रात को खूनरेजी के एतबार से लंदन के जराइम की तारीख में बदतरीन रात करार दिया था, जिसमें मुतअद्दिद इंसानी जानों के इतलाफ के बावजूद न कोई मुजरिम हाथ आया था और न खूनरेजी के असबाब और मकासद रोशनी में आ सके थे। अलबत्ता नामानिगार ने बड़ी जदोजहद के बाद ये खोज निकाल लिया था कि अपने किराए की कार में ज़िबा किए जाने वाला दाऊद अहमद खान एक मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी था, जो चंद रोज कबल ही वहां पहुंचकर हिल्टन में मुकीम हुआ था। होटल के फ्लोर सर्विस स्टाफ के बयान के मुताबिक दाऊद के बहुत से मकामियों से गहरे रवाबत थे, जो अक्सर उससे मिलने आते रहते थे। और डेविड नामी सफेद फार्म, जिसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से वाक़ई हुई थी और जिसकी लाश हिल्टन के बहुत दूर एक वीराने में दरियाफ्त हुई थी, पिछले 2 रोज से दाऊद के पास ही आ रहा था और वारदात से चंद घंटे कबल उसी के कमरे में मौजूद था। बल्कि ये राज भी फाश हो गया था कि हिल्टन से रवानगी पर दाऊद ने कार्गो लिफ्ट इस्तेमाल की थी और डेविड ने काउंटर पर उसका हिसाब बेबा किया था। कमरे से डेविड के हमरा सूटकेस लेकर आने वाले पोर्टर के बयान से यह बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि जब डेविड पोर्टर को टिप दे रहा था तो उस वक्त या उससे जरा आगे पीछे दाऊद को ज़िबा किया गया था और दाऊद के कातिल या कातलों ने ही डेविड को यरगमाल बनाकर बाज पुरुष के बाद एक वीराने में गर्दन तोड़कर हलाक कर दिया। उस तरह 2 लाशों के दरमियान एक यकीनी ताल्लुक दरियाफ्त कर लिया गया था। तीसरी लाश जो शक्ल कल्बी का शिकार थी उन दोनों से अलग समझी गई थी, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के माहिरीन के मुताबिक वो मसकशुदा लाश ज़ेर ज़मीन दुनिया के एक ऐसे बदनाम शख्स की थी जिसे कई बार मंशियात की गैर कानूनी तिजारत के शुबा में पकड़ा गया था, लेकिन किसी मरतबा भी
पुलिस उसे 24 घंटों से ज्यादा हवालात में रखने में कामयाब नहीं हो सकी थी। हर बार उसकी फौरी जमानत करवा ली गई थी और पुलिस उस पर आयद इल्जामात साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही थी। क्या कोई खास खबर मिल गई अखबार में? सुल्तान शाह ने मुझे टोका। खबरें भरी हुई हैं, लेकिन काम की बात कहीं नहीं है। मैंने गहरा सांस लेकर डेली मेल को बिस्तर पर छोड़ दिया। शायद तुम भाभी के बारे में सोच रहे हो। उसके अलावा और क्या रखा था यहाँ, जिसकी तलाश में इतना लंबा सफर तय करके यहाँ हम पहुंचा? वही लापता है। मुझे तो ये सारी भाग दौड़ बेसूद नजर आ रही है। हो सकता है कि आप वीरा कुल का तुम्हारी मदद कर सके। उसने पुरख्याल लहजे में कहा। दाऊद की यहाँ मौजूदगी ने उसे बुरी हद तक मजबूर कर रखा था। हालात अब भी खराब है, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा। दाऊद से तसादुम में खून रेजी जो हुई, उसके बिना पर शी के आला हल्कों में वीरा के लिए साजगार राय बाकी ही नहीं रही होगी, क्योंकि नुकसान तंजीम ही को उठाना पड़ा है। तो क्या अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं तो वो भी नहीं कर सकता। मेरा बायां हाथ बुरी तरह जख्मी है, मैंने हंसते हुए कहा। वो एक मरतबा फिर मुसर होने लगा कि मेरी पट्टियां खोलकर दोबारा अच्छी तरह जख्म साफ करके ड्रेसिंग करेगा। लेकिन मैंने उसे बताया कि वीरा ने शीशे के तमाम जर्रात निकालकर बहुत अच्छी तरह मरहम पट्टी की थी, जिसे फौरी तौर पर बदलने की कोई सूरत नहीं थी। तो उसने बाहर जाकर नाश्ता कमरे ही में पहुंचाने की हिदायत की और एक बार फिर उन पुजीदा हालात के बारे में मेरे साथ बहस में मसरूफ हो गया। भाग दौड़ और खूनरेजी के बाद गजाला हमारी निगाहों से यूं ओझल हुई थी कि फौरी तौर पर उसका सुराग मिलने की भी कोई आसार नहीं थे। दूसरी तरफ बाहर की फिजा हमारे हक में नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी मुहिम कुछ अरसे के लिए जमूद का शिकार होती नजर आ रही थी और सुल्तान शाह उन्हीं इम्कानात से उकताया हुआ नजर आ रहा था और मुझसे बहस करके उस जमूद को तोड़ने की कोई राह निकालने की फिक्र में था। उसी दौरान में नाश्ता आ गया, लेकिन नाश्ता करते हुए फोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। मेरे रिसीवर उठाते ही होटल के ऑपरेटर ने लाइन डायरेक्ट कर दी। दूसरी तरफ से वीरा बोल रही थी। तुम खैरियत से हो? होटल पहुंच गए हो ना? उसने शौक लहजे में और उर्दू में सवाल किया। मुझे अंदाजा था कि तुम इसी कमरे में होगे। आ तो गया, लेकिन सुल्तान यहाँ किसी बेजार बीवी की तरह मुंह फुलाए बैठा था। मैंने फिजा का बोझलपन दूर करने की नीयत से चुगुफ्ता लहजे में जवाब दिया। इस वक्त तुम कहाँ हो? जहाँ भी हूँ खैरियत से हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में एक तशवीशनाक इत्तला है कि पुलिस ने फौरी तौर पर शहर के तमाम होटलों का रिकॉर्ड चेक करने का फैसला कर लिया है। यह मुहिम पुलिस कमिश्नर की निगरानी में फौरी तौर पर शुरू की जा चुकी है। पुलिस पार्टी किसी भी लम्हे तुम्हारे होटल तक पहुंच सकती है। अगर फौरी तौर पर कोई मुतबादल बंदोबस्त नहीं हुआ है तो मेरा ख्याल है कि हमें खौफजदा होने की कोई सूरत नहीं है। बस असलहा वगैरह ठिकाने लगाना होगा, वरना हमारे कागजात तो असली ही है। बात इस कदर होती तो मैं तुम्हें फोन न करती। ग्रुप 9 के आखिरी शिकार की लाश गले पड़ती नजर आ रही है। शीशों के टुकड़ों पर तुम्हारी जिल्द, रेशों और खून के नमूने के अलावा पुलिस ने गाड़ी से फिंगरप्रिंट भी हासिल की है और पुलिस का ख्याल है कि कातिल का हाथ भी इस वारदात में बुरी तरह लहूलुहान हुआ होगा। तुम्हारा पट्टियों में लिपटा हुआ हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। मैं पट्टियां खोलकर दोनों हाथों पर दस्ताने पहन लेता हूँ। ये हमाकत कर भी ना बैठना, दस्ताने भी मशकूक समझे जाएंगे और फिर तुम्हारा जख्म भी सड़ सकता है। ड्रेसिंग के लिए मैंने जख्म को जल्द अज जल्द खुश करने वाला पाउडर इस्तेमाल किया था। ये भी ना करो, वो भी ना करो, ये भी ना करो, तो फिर मुझे बताओ कि मैं करूँ क्या? होटल इसी वक्त छोड़ दो। हाइडर पार्क में बहुत वसत और गुंजाइश है, उसके किसी गोशे में डेरा डाल दो। होटल के बदले में वो खुली जगह तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज रहेगी। रिसीवर पर उसकी आवाज उभरी। मैं भी किसी ठिकाने की तलाश में हूँ, शायद 2 दिन में काम बन जाए। फिर तुमसे राब्ता कैसे कायम होगा? मैं तो इस वक्त भी एक पब्लिक बूथ से बोल रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ठिकाने का बंदोबस्त होते ही किसी न किसी तरह हाइडर पार्क में तुमसे राब्ता कायम कर लूंगी। खुद ना आ सके तो किसी और को भेजूंगी, वो थंडर कहकर अपनी शिनाख्त करवाएगा और तुम जवाब में काले गुलाब का हवाला दोगे। और अगर रास्ते ही में किसी से टकराव हो गया, तुम फिक्र ना करो, अब मेरे हाथ बहुत मजबूत हो गए। मैं गाफिल नहीं हूँ कि जैकब के नायब से मेरा राब्ता कायम हो गया। मैं जल्द अज जल्द अपने आदमियों को यकजा करने की फिक्र में हूँ। उस बुड्ढे का दर्दनाक अंजाम तो तुमने पढ़ ही दिया होगा। मुझे दुख है कि मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सकी। ऐश बर्न के साथ भी उन्होंने बड़ा शर्मनाक सलूक किया। वो तो गनीमत है कि उसे मेरी नकलो हरकत के बारे में मालूमात ही नहीं थी। वो उन 4 दरिंदों के चुंगल से निकली तो उसके औसान खता हो चुके थे, लेकिन वो खुद भी कभी पार सा नहीं रही है। इसलिए उसने पुलिस से रुजू नहीं किया, वरना इस किस्से में मेरा जिक्र जरूर आ जाता। शायद तुमने टेली मेल नहीं देखा, वो मामूली बात है, उससे मेरी निशानदेही नहीं होती। ऐश बर्न की बात मुख्तलिफ थी। उसे पुलिस को यह बताना पड़ता कि उसे किसी मकसद के लिए अगवा किया गया था। फिर उसने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। सुल्तान शाह जो सिर्फ मेरी एक तरफा मुकालमात सुन रहा था, खासा बेचैन नजर आ रहा था। मेरे बोलने से बेशतरी वो सवाल कर बैठा कि वीरा क्या कह रही थी। बस यहाँ भी हमारा वक्त पूरा हो गया। सामान समेटो और चल पड़ो, वरना जल्द ही पुलिस उठा कर ले जाएगी। यही गनीमत था कि वीरा ने कबल अज वक्त एक खतरा भांप कर हमें आगाह कर दिया था। लेकिन इस वक्त होटल से निकलना मुझे बहुत नागवार महसूस हो रहा है। हम अपनी मर्जी के बजाय बुरी तरह हालात के कैदी होकर रह गए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि उस असाब शिकन सूरत हाल से कब तक छुटकारा मिल सकेगा। लेकिन जो तय हो चुका था उस पर अमल करना भी था। हमारे पास इंतखाब की कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा हमने नाश्ते से फारिग होकर उसी कमरे में अपना सामान यकजा करना शुरू कर दिया। कीमियावी गैस के दोनों गोले
पिस्तौलों के साथ दस्ती बैग में रख लिए गए थे ताकि कहीं कोई नागुज़ीर सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए तो उनसे काम लिया जा सके। हमारी कुल कायनात एक मुख्तसर से सूटकेस और एक दस्ती बैग पर मुश्तमिल थी, जिसे समेट कर ठीक 9 बजे हमने होटल का कमरा छोड़ दिया और नीचे इस्तकबालिया पर दफ्तर में जा पहुंचे। दफ्तर में मैनेजर के पास पहले से एक तवील कामत और तजुर्बाकार शख्स मौजूद था, जो शायद मैनेजर का पुराना शनासा था, क्योंकि वो दोनों खासी बेतकल्फी के साथ चाय नोशी में मसरूफ थे। लेकिन हमारे पहुंचते ही दोनों यकलख्त खामोश हो गए और मैनेजर खुशगवार हैरत के साथ हमारी तरफ मुतवज्जा हो गया। जिस वक्त मैनेजर रजिस्टर के इंदराजात देखकर हम दोनों का हिसाब तैयार कर रहा था तो उसका मुलाकाती चुभती हुई नाकदाना नजरों से बारी बारी हमारा जायजा ले रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा तजस्सुस रचा हुआ था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो हमसे कुछ पूछने के लिए बेचैन हो, लेकिन अपने सवाल के लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब न कर पा रहा हो। वापसी का प्रोग्राम बन गया है या किसी दूसरे शहर की सियाहत का इरादा है? मैनेजर ने हमारा बिल बनाते हुए सरसरी लहजे में मुझसे सवाल किया। लेक डिस्ट्रिक्ट का बड़ा चर्चा सुना है। मैंने किताबचों में पढ़ी हुई मालूमात के सारे अंधेरे में तीर छोड़ा। आज किसी वक्त उसी तरफ रवानगी का इरादा है। वाकई बहुत खूबसूरत इलाका है, मैनेजर के दोस्त ने गुफ्तगू में दखल अंदाज होते हुए कहा। मैनेजर ने सर उठाकर मुस्कुराती हुई तहय्युर रमेज निगाहों से उसकी तरफ देखा और सर झुकाकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। हिशाम के खूबसूरत साहिली कस्बे में मेरी भांजी रहती है, जिसने पोर्ट लेक डिस्ट्रिक्ट का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका पता दे सकता हूँ। तुम्हारी मदद के लिए उसे बहुत खुशी होगी। मैनेजर का साथी कह रहा था। वो वैसे भी जरा कुछ अजीब तबीयत की मालिक है और एशियाओं में बड़ी दिलचस्पी लेती है। अपनी भांजी के बारे में उसकी पेशकश बहुत हौसला अफजा थी, मगर उस शख्स की चुभती हुई नाकदाना निगाहों के बाद मैं उससे मुतातिर रहना चाह रहा था। तुम्हारी पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये पसंद नहीं करेंगे कि हमारी वजह से तुम्हारी भांजी की खानगी जिंदगी की मामूलात में फर्क आए। ओह, तुम समझे नहीं, वो मेरी बात काट कर बोला। वो बहुत खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की है। उसके दोस्तों का हल्का बहुत वसी है, लेकिन अपना घर बसाने की उसे कोई ख्वाहिश नहीं। नए नए लोगों के साथ गाइड की खिदमत सर अंजाम देते हुए उसे जो तजुर्बात हासिल होते हैं बस वो उन्हीं में मगन रहती है। पेशावर गाइड है वो? मैंने सवाल किया। मुझे महसूस हो रहा था कि वो अपनी भांजी में वो तमाम खुसूसियात गिनवाने की कोशिश कर रहा था जो मेरी उम्र के किसी भी दिल फेंक स्याह के लिए कशिश अंगेज साबित हो सकती थी। स्कूल की उम्र से यही काम कर रही है, अब तो बाकायदा लाइसेंस भी रखती है। उसने फखरिया लहजे में कहा। मुझे उससे मिलकर खुशी होगी। मैंने कहा, अगर वो मुजर्रद ही है तो हमारे साथ यादगार वक्त गुजार सकेगी। मैंने दानिस्ता वो जोमानी तबसरा किया था जिसे वो शख्स डटाई से नजरअंदाज कर गया। तुम भी उसे मुद्दतों ना भूल सकोगे। ये कहते हुए उसने एक सादा कागज पर अपनी भांजी का नाम और फोन नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हिशाम पहुंचकर तुम कहीं से भी उसे फोन कर लेना। मेरा नाम सुनते ही दौड़ती हुई तुम्हें लेने आ जाएगी। नाम बताओगे तो मालूम होगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे अकबर कहते हैं, मुझे शोन कहते हैं, शोन मैकार्थी। उसने जानदार अंदाज में मुझसे मुसाफा करते हुए कहा। मैंने मैनेजर से बिल लेकर उसे रकम की अदायगी की और हम उन दोनों से अलविदाई मुसाफा करके होटल से निकलाए। शोन खतरनाक आदमी मालूम हो। बाहर निकलते सुल्तान शाह ने हिजान अमेज लहजे में कहा। वो मुसलसल तुम्हारी जेब में पड़े हुए हाथ का जायजा ले रहा था। यह बात मैंने भी महसूस कर ली थी। वो जिस अंदाज में हमसे बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रहा था वो भी कम तशवीश अंगेज नहीं था। पता नहीं वो कौन था और वहां क्यों आया था। मेरी मानो तो तुम जैकेट या कोट पहन लो। तुम्हारा बायां हाथ हर जगह लोगों की तवज्जो का निशाना बनेगा। उसका मुस्तकिल तौर पर जेब में रहना गैर फितरी सा नजर आता है। जैकेट या कोट से कौन सा फर्क पड़ जाएगा। हाथ के मुकाबले में पूरा बाजू गायब हो तो कोई तवज्जो नहीं देगा। तुम बायां बाजू आस्तीन में डाले बगैर कोट के अंदर छुपा सकते हो। मेरी दानिश में यह तरीका महफूज रहेगा। कोट के लिए सूटकेस खोलना होगा। मैंने उसकी तजवीज़ की माकूलियत को सराहते हुए कहा। स्टेशन के बाथरूम में यह काम तुम्ही को करना होगा। वो मुस्कुरा कर रह गया। फिर कहोगे कि मैं तुम्हारी बीवी की जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी और वीरा की बात थी, तुम्हें उस पर कान नहीं धरना चाहिए थे। मैंने खफत अमेज लहजे में कहा। बाजुकात मुझे वीरा पर बेतहाशा गुस्सा आने लगता है। मैंने अंदाजा लगाया कि तुम भाभी की वजह से जो खला महसूस करते हो वो गैर महसूस तरीके पर उसे पुर करने की कोशिश करती है और तुम इस बारे में खासे बेपरवाह वाक़े हुए हो। नताइज की परवाह किए बगैर जज्बात की रवानी में बह जाते हो। इसी तरह टोकते रहोगे तो मोहतात रहना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें अभी से मोहतात रहना होगा। ऐसा ना हो कि हम किसी को अपने पीछे लगा लें। स्टेशन पर पहुंचकर हम सीधे बाथरूम्स की तरफ हो लिए। सुल्तान शाह ने खाली बेंच इस्तेमाल करके सूटकेस में से मेरा कोट निकाल कर मेरे हवाले किया और मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचकर मैंने एक टॉयलेट पर कब्जा करके दरवाजा बंद किया और एहतियात से उस तरह कोट पहन लिया कि मेरा बायां हाथ आस्तीन से गुजरे बगैर कोट के अंदर मेरे पहलू में झूलता रहा। आईने में उस तब्दीली का जायजा लेकर मैं इत्मीनान से बाहर आ गया। बाएं हाथ को मुस्तकिल तौर पर जेब में डाल रखने से बेहतर था कि मैं एक हाथ से महरूम शख्स की सी अदाकारी करता रहूं। सुल्तान शाह ने तहसीन अमीज निगाहों के साथ उस तब्दीली का खैर मुकद्दम किया और फिर हम दोनों टिकट खरीद कर मशीनी जीरों के जरिए नीचे ट्यूब स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हमारे पहुंचते ही पकौड़ली लाइन की ट्यूब प्लेट फार्म पर रुकी थी और हम उसमें सवार होकर तेज रफ्तारी के साथ हाइड पार्क कॉर्नर की स्टेशन की तरफ रवाना हो गए।
पुरजुम ट्यूब स्टेशन से अपना रास्ता बनाते हुए हम हाइड पार्क में पहुंच गए, जहां उस वक्त ज्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन फिर भी स्याहों की टोलियां और जालिम समाज से नाराज जोड़ों की खासी तादाद अंदर चहलकदमी या दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ थी। जो जितनी तो सभी थी, मगर गुफ्तनी बहुत कम थी। मुझे हैरत थी कि आखिर वो कौन लोग थे जो सुबह सवेरे दुनिया जहान के सारे जरूरी काम छोड़कर इश्क की खातें लड़ाने हाइड पार्क में आम मौजूद होते थे। लेकिन सुल्तान शाह ने यह बताकर मेरी हैरत दूर कर दी कि वो उन लोगों के काम का नहीं बल्कि आराम का दिन एतवार था, और दियारे मगरब में हफ्ते का वो दिन हर बालिग का अपना दिन होता है, जिसे वो जिस तरह चाहे गुजार सकता है। पार्क में तवील चहलकदमी हमारे लिए मुमकिन नहीं थी, क्योंकि हल्का ही सही लेकिन सुल्तान शाह के हाथ में एक सूटकेस चल रहा था। इब्तिदा में तो मुझे खौफ था कि सूटकेस की वजह से कहीं हम लोग तमाशा न बन जाए, लेकिन हाइडर पार्क में जहां बेवजन आरजुओं से लदे फदे लोग अपने दोस्तों की बाहों में बाहें डाले दुनिया और माफिया से बेखबर होने में कोशां थे, वही बतेरे जर्द सफेद और स्याह अपनी पुश्त और शानों पर वजनी सामान के थैले लटकाए भी घूम रहे थे। दो चार जो अपने बोझ उठाए उठाए थक गए थे, उन्होंने फोल्डिंग ट्रालियां खोलकर अपने सामान को पहियों पर धकेलना शुरू कर दिया था, और उस मतनू हजूम में हम दोनों किसी भी तरह इम्तियाज के हामिल नहीं रहे थे। सुरमई बादलों से छिनकर आती हुई गर्म गर्म सुनहरी धूप में हम एक गोशाए आफियत तलाश करके खाली बेंच पर बैठे तो अचानक ही सुल्तान शाह बुखला कर खड़ा हो गया।